नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से। मैं सत्यम तिवारी। आज की चर्चा का जो विषय है वह पूर्व चर्चाओं के ही अगला एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत होने वाला है। हम चर्चा कर रहे थे पूर्व कक्षाओं से कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्या है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया पद्धति किस प्रकार से की जाती है। तो हमने चर्चा किया है 48 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायामों में आसनों का भी कुछ प्रयोग है, भौतिक शारीरिक क्रियाओं के रूप में भी और श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के रूप में भी, और बंधों का भी प्रयोग करते हुए, और धारणा के लिए एक विशेष चक्र या एक विशेष स्थान के प्रयोग में भी ये चारों जो पद्धतियां हैं, जो चारों जो प्रकार है, उन सबको मिलाकर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के रूप में किस प्रकार से हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और शरीर के जो अंग उपांग हैं उसको किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं। तो हमने उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि का अभ्यास कर लिया है। हमने मेधा शक्ति का विकास आज हम शुरू करेंगे। इसके पूर्ववर्ती जितने भी अभ्यास हैं वो हमने कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो अभ्यास रहने वाला है 5वां नंबर है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के की जो पुस्तक अवेलेबल होती है, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उसके लेखक माने जाते हैं। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज उनके गुरु हैं, जिनसे उन्होंने सीख कर यह विद्या एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराई है। उसमें 5वीं जो संख्या है, 5th नंबर है, उसका नाम होता है मेधा शक्ति विकासक। यदि आप मेधा शब्द को जानते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी क्रिया विशेष को विशेष प्रकार से करने की जो क्षमता है वह मेधा है। कोई भी महान व्यक्ति आप अगर देखें, महान व्यक्ति जिन्होंने भी अपने क्षेत्र में कुछ अद्भुत कार्य किए हैं, जिन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जो अद्वितीय है, आप उसके कार्यों का वर्णन देखें, उसके कार्यों का निर्गमन देखें, तो उन्होंने कुछ अलग कार्य नहीं किया होगा। अधिकांशतः ने उसी कार्य को विशेष रूप से किया होगा। कोई अलग कार्य करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता जो प्रमुख कार्य है उन्हीं को अलग ढंग से, उस ढंग से करने की आवश्यकता है जिस ढंग से मानवता और जीवन में शुभता का प्रवेश हो सके। तो मेधा वह एक शक्ति है जो आपको बहुआयामी बनाती है। एक टैलेंटेड, जो कहते हैं बहुत टैलेंटेड है यह व्यक्ति, यह बच्चा बहुत टैलेंटेड है, तो मेधा शब्द टैलेंटेड को डिफाइन करता है। या जो रचनात्मक शक्ति है, जो क्रियात्मक शक्ति है, जो नई चीजों को उत्पन्न करने की शक्ति है, जो नए आयामों को एनालाइज करने की शक्ति है, उसको हम मेधा शक्ति के रूप में देख सकते हैं। इस अभ्यास का नाम मेधा शक्ति विकासक कहने के तात्पर्य में हम यह लग सकते हैं कि मेधा शक्ति के जो केंद्र हैं हमारे शरीर में, मेधा का जो केंद्र कौन है? हमारा मस्तिष्क, ब्रेन है ना। सारे जो शरीर का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मूवमेंट, सारा नियमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज गवर्न्ड बाय योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज, उसका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी जो मेन पार्ट है वो क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क का। मस्तिष्क में बहुत सारे केंद्र हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर को एक विशेष रूप में अलाइन किया, फिर ग्रीवा को एक विशेष रूप से अलाइन किया, फिर श्वास प्रश्वास को एक विशेष रूप से नियमित किया, अलाइन किया, फिर उसमें बंध का भी एक विशेष प्रकार रखा और उसमें धारणा का भी एक विशेष प्रकार रखा। तो इस पूरे अभ्यास से क्या जागता है? तो मेधा जागता है। तो मेधा का जो केंद्र यदि आप देखें तो वैज्ञानिक ढंग से आपको परिलक्षित होगा, आप उसमें डायरेक्टली कनेक्शन देख पाएंगे कि मेधा शक्ति विकासक की जो क्रिया है और ब्रेन में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेधा का रचनात्मकता का जो क्षेत्र है वो दोनों लगभग समान रहते हैं। तो इसका अभ्यास का क्रम अगर आप देखें तो आप चित्र में अभी देखेंगे कि आपको शारीरिक रूप से अपनी को समस्थिति में ले आना है, दोनों पैरों को मिला के ठुड्डी को कंठकूप से लगाना। अब इसमें जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स हैं इत्यादि हैं वे ध्यान से इस अभ्यास को करेंगे, चिकित्सकीय निर्देश में करेंगे, और जिसको भी हाइपरटेंशन इत्यादि है वो भी ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे, चिकित्सकीय निर्देश में करेंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगाना है, नेत्रों को पैरों के अंगूठों पर स्थित रखना है, और जो अपना ध्यान है वो ग्रीवा के पृष्ठ भाग पर उपस्थित गठीले भाग पर रखना है, उसको लिए सजग होना है। और फिर लोहार की धोखनी की भांति उच्च स्वर से श्वास और प्रश्वास, श्वास जो वायु अंदर आपके फेफड़ों में जाती है और प्रश्वास वह वायु जो फेफड़ों से बाहर जाती है। तो इस प्रकार की क्रिया देखिए। अब इसमें क्या ऐसा है, क्या हम वैज्ञानिक तथ्य निकालें, क्या ऐसे सिनर्जिक देखें, क्या ऐसी एनालिसिस देखें कि जो मेधा के लिए कार्य कर सकता है। तो जब आप देखोगे गठीले भाग की बात की जा रही है यहाँ पर पीछे, इसको हम कहते हैं
पश्चिम मस्तिष्क, इसको हम छोटा लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग इसलिए कहते हैं, किसी को इस पे चोट नहीं लगनी चाहिए। ये आपकी रचनात्मकता को प्रभावित करता है, आपके मोटर लर्निंग को प्रभावित करता है, आपके सेंस ऑफ बैलेंस को प्रभावित करता है, कंट्रोल को प्रभावित करता है। वैसे विज्ञान कहता है कि ये मोटर लर्निंग कोऑर्डिनेशन के लिए कार्य करता है, लेकिन कुछ विज्ञान के अलग सूत्र भी हैं जो ये भी कहते हैं कि ये सेंसरी लर्निंग या कॉग्निटिव लर्निंग या लिंग्विस्टिक पार्ट्स के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो मेधा, रचनात्मकता आप देख सकते हैं सेरिबेलम से जोड़कर, जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, और उसी के ऊपर अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा है, जो आपका ऑसिपिटल लोब हो गया, वो भी विजुअल मेमोरी, विजुअल परसेप्शन, डेप्थ ऑफ परसेप्शन, कलर परसेप्शन। तो जो भी इमेजिनेशन है, जो भी देखने की क्षमता है, देखने की क्षमता बस नेत्रों से नहीं है, देखने की क्षमता उन सभी मस्तिष्क के केंद्रों से है जो नेत्रों से सेंसरी इनपुट्स को ले जाती हैं, फिर उनको प्रोसेस करके उसके ऊपर मोटर एक्टिविटीज या उसके ऊपर कोई भी क्रियात्मकता ले आती हैं। तो मेधा शक्ति के विकासक का जो अभ्यास है, जिस पर धारणा आपको बताई गई, वो गले के पीछे जो गठीला भाग है, गर्दन के ऊपर या मस्तिष्क के पीछे वाला जो भाग है, वहां पर सेरिबेलम और ऑसिपिटल लोब है। और ये दोनों ही रचनात्मकता, टैलेंट, क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं आधुनिक न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा, आधुनिक न्यूरोसाइंस के द्वारा। तो आप एक कनेक्शन देख सकते हैं यौगिक अभ्यासों में, यौगिक सूक्ष्म व्यायामों में, और जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, जो ब्रेन साइंसेज हैं, उसमें एक कनेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी जो क्रियाविधि है वो आपके सामने प्रस्तुत है। दोनों पैरों को हमने मिलाया, दोनों हाथ शरीर के बगल में चले जाते हैं और ग्रीवा को धीरे से आगे किया, झुका लिया, कंठकूप से लगाया, और ध्यान आप गले के पीछे गठीले वाले भाग पर रख के, और वक्षस्थल से श्वास भरना है और वक्षस्थल से ही श्वास छोड़ना है। श्वास लेने की जो तकनीक है वो विभिन्न प्रकार से हो सकती है। आप वक्षस्थल से भी श्वास ले सकते हैं, उधर से भी श्वास ले सकते हैं। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायामों में जो अभ्यास अभी हम देख रहे हैं, उसमें श्वास कहाँ से लेना है? वक्षस्थल से लेना है, वक्षस्थल से छोड़ना है, और लंबी धीमी, लंबी तीव्र, धीमी नहीं, लंबी और तीव्र श्वास लेना है और लंबा और तीव्र श्वास छोड़ना है। इससे लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ कि आपकी मेधा शक्ति, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचनात्मकता है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो मोटर स्किल है, सीखने की क्षमता है, एक बालक दूसरे बालक से हो सकता है कि सीखने में तीव्र हो। आपको भी कोई किताब दी जाए और दूसरे व्यक्ति को किताब दी जाए, आप जीवन भर तक उस पुस्तक को ना पढ़ पाएं और बगल वाला उस पुस्तक को पढ़ ले। क्या भेद है? दिमाग तो दोनों का सेम है, ब्रेन तो सेम है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी, उसका एक्टिवेशन, उसका जो फंक्शनल कनेक्टिविटी है, उसकी जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग है। मेधा शक्ति विकासक और जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं, इनका अभ्यास इस प्रकार से किया जा सकता है। इस पे शोध हो रहे हैं और होने भी चाहिए। निरंतर शोध होगा तो ही ये जो यौगिक विज्ञान है, गुण विज्ञान है, वो मानव मात्र तक पहुंचने का। इस प्रकार से आपने मेधा शक्ति विकासक का अभ्यास देखा। अगला अभ्यास जो हम देखने जा रहे हैं वह है नेत्र शक्ति विकासक। नेत्र जानते हैं, नेत्र क्या है? आंख, आई। तो नेत्र की शक्ति को बढ़ाने वाला। आज आप देख सकते हो जो डिजिटल जमाना है, लोग स्क्रीन से बिल्कुल चिपके रहते हैं। दिन भर आप देखो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा, आप कितना भी कम से कम आप मोबाइल फोन्स या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हो, आप अगर उसमें टाइमर लगाओ तो 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। तो सब कोई, आप में से, हम में से अधिकांशतः व्यक्ति क्या कर रहे हैं? अपने नेत्र को एक चमकीली तीव्र ज्योति के साथ हम लगातार बनाकर रखते हैं। और आयुर्वेद और योग के जितने भी ग्रंथ हैं वो कहते, मना करते हैं तीव्र चमकीली चीजों को नहीं देखना है, और देखना भी है तो विशेष प्रकार से त्राटक के रूप में देखना है। तो ये तीव्र चीजें हैं, ये आपके नेत्र की ज्योति को नष्ट ही कर रहे हैं, नेत्र की ज्योति को खराब ही कर रहे हैं। तो नेत्र की ज्योति को ठीक रखने के लिए जो अभ्यास यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से बताया जाता है वह है नेत्र शक्ति विकासक। तो इसके अभ्यास से क्या होगा? नेत्र की शक्ति बढ़ेगी, जो थोड़ी बहुत समस्या आई है वो ठीक भी हो जाएगी। थेरेप्यूटिक गाइडेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और धारणा की भी शक्ति आएगी। नेत्रों से ना हमारा मन जुड़ा हुआ है, जिसने आप हमेशा ध्यान करते हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं ना। नेत्र से देखने की शक्ति से सोचने की शक्ति भी जुड़ी हुई है। तो नेत्र शक्ति विकासक से हम अपने नेत्रों को ध्यान के लिए, धारणा के लिए, प्रत्याहार के लिए ट्रेन कर सकते हैं। प्रत्याहार हमेशा इंद्रियों के लिए, इंद्रियों का होता है, और नेत्र भी एक ज्ञान इंद्रिय है। नेत्र भी एक ज्ञान इंद्रिय है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो नेत्र शक्ति विकासक से केवल नेत्रों की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, धारणा की शक्ति, प्रत्याहार की शक्ति, चित्त को एकाग्र करने की शक्ति,
आपकी आपकी व्यक्तित्व में जो विकास है, ये सभी विकास आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी अभ्यास क्रम को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें भी शारीरिक स्थिति समस्थिति ही रहेगी, दोनों पैर दोनों हाथ मिल जाते हैं और आप इसमें देख पाएंगे दोनों हाथ और पैर को आपस में मिलाकर इस प्रकार से बिल्कुल समस्थिति में ग्रीवा को पीछे ले गए, नेत्रों को खोला, नेत्रों को खोलकर भ्रूमध्य दृष्टि दोनों बाहों के मध्य, दोनों बाहों के बीच में आंखों को ऊपर करके भ्रूमध्य दृष्टि पर टकाटक, एक टकाटक बिल्कुल एकाग्रता से देखते रहना है। फिर क्या होगा, थोड़ा सा अश्रुपात होगा, थोड़ा सा जल संचय होने लगेगा। जैसे होने लगे गर्दन को वापस ले आए, दोनों हाथों को रब किया, रगड़ा, ऊष्मा को नेत्रों पर लगाकर फिर आंखों को बंद कर ले, कुछ देर तक विराम करें। तो इस प्रकार से आपने इसकी क्रियाविधि देखी है। अब इसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो मैं चाहूंगा आपके समक्ष रखूं। एक बेल्स फिनोमिना होती है। बेल्स फिनोमिना आप देखेंगे तो बेल्स फिनोमिना क्या कहती है कि जब भी हम नेत्रों को बंद करते हैं, आंखों को, पलकों को बंद करते हैं, तो आपकी जो नेत्र है ना ऊपर की ओर चले जाते हैं। आपकी जो नेत्र है ऊपर की ओर भ्रूमध्य की ओर चले जाते हैं। इसको विज्ञान ने क्या बोला, बेल्स फिनोमिना। और उसी को योग दर्शन, उसी को हठ योग प्रदीपिका, या उसी को हठ योग के जितने शास्त्र हैं सांभवी मुद्रा के रूप में बताते हैं, नासिकाग्र मुद्रा के रूप में बताते हैं, भ्रूमध्य दृष्टि के रूप में बताते हैं। और ध्यान के लिए, धारणा के लिए इसका अद्भुत प्रयोग बताया गया है। और बाकी जो साइंस है वो ये कह रहा है कि आंख, नेत्र अपने को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, जब आंखें पलकें बंद होती हैं तो जो पुतली है ऊपर की ओर चली जाती है। आप सपोज करें आपकी आंखें बंद हो और पुतली सामने हो, तो कोई भी चोट चपेट लगेगा सीधे पुतली में लग जाएगा। तो बॉडी का डिफेंस है। 10 में से लगभग 8 से 9 लोगों के साथ ये ऐसा होता है। ये सामान्य बात है। जैसे आप आंखें बंद करते हैं कुछ सेकंड के लिए तो आपकी पुतली ऊपर की ओर चली जाती है। तो ये जो अभ्यास है नेत्र शक्ति विकासक का, आप कितना वैज्ञानिक है आप ये देख सकते हैं। नेत्र शक्ति विकासक के अभ्यास से नेत्र शक्ति की वृद्धि हो ही रही है। मानसिक जो तनाव है वो भी कम हो रहा है, जो एकाग्रता की जो कमी है वो भी दूर हो रही है। तो ये सारे अभ्यास वैज्ञानिक रूप से आप यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार से अपने नेत्र, इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। नेत्र में कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई हो या ग्लूकोमा इत्यादि हो, प्रेशर बढ़ा हो, या कोई भी ग्रीवा की समस्या हो, सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस इत्यादि हो, तो चिकित्सकीय निर्देश में रखना है। यह हर योग अभ्यास के लिए, हर अभ्यास के लिए होगा, क्योंकि हर एक योग अभ्यास एक चिकित्सकीय, एक मेडिसिन ही है, आप समझ लो, एक औषधि है। और औषधि का प्रयोग हमेशा चिकित्सक के निर्देश में ही करना चाहिए। अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोग समुद्भवात्। जो रोग आपको नहीं है वो भी हो जाएंगे, मतलब जो आपकी हेल्थ की कंडीशन है वो खराब हो जाएगी यदि अयुक्त अभ्यास, गलत अभ्यास, गलत डायरेक्शन में, गलत प्रकार से, गलत प्रिंसिपल से अगर अभ्यास किया जाए तो लाभ होने के बजाय हानि होता है। इसलिए जितने भी गाइडेंस, जितने भी सजेशंस दिए जाते हैं उसके लिए आपको सजग रहना चाहिए। अब हम अभ्यास सीखने जाएंगे, वह है कपोल शक्ति विकासक। नाम क्या है? कपोल। कपोल शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है गाल से। आपके जो चिक्स हैं, आपके जो चिक्स हैं, मांसल जो स्थिति है आपके फेस की, बिल्कुल जो मुख गुहा के दोनों लेफ्ट और राइट साइड में जो मांसल स्थान है वह है आपके कपोल। और उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कह ले, या उनमें ऑक्सीजनेशन बढ़ाने के लिए अभ्यास है। तो इसके लाभ बहुत सारे हैं। इसको अभ्यास करने से मुख गुहा में जो दुर्गंध आती रहती है, जो बैड ब्रेथ, बैड फाउल, ये सारी चीजें रहती है ना, दुर्गंध आता है, उसको ये हटाता है। और कपोलों पर लालिमा लाता है। कैसे लालिमा लाता है? अभी आप अभ्यास देखेंगे, जब आप देखेंगे परिलक्षित होगा कि किस प्रकार से जब इसमें इनहेल करते मुख से एक जेट बनाकर एक फ्लो बनता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो बनता है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ेगी। ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना आपके मुख गुहा में बढ़ेगी। ये बदबू वगैरह कहाँ से आता है? ये जो बहुत सारी प्रकार की, लगभग 700, अगर मैं गलत नहीं हूं, 700 की वैरायटी होती है। 700 प्रकार के बैक्टीरिया आपके मुख गुहा में अवेलेबल हैं। संख्या तो मिलियंस में है।
तो जब आप संपूर्ण समय मुख बंद रखेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, फर्मेंटेशन इत्यादि होगा, तो उससे बचने के लिए कुछ कुछ समय तक कपोल शक्ति विकासक का जो अभ्यास है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो बैड ब्रेथ के लिए, फाउल स्मेल के लिए यह अभ्यास अच्छा है। कपोलों पर लालिमा लाता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है, वेस्कुलराइजेशन बढ़ाता है। ऑक्सीजन की जो कमी आ गई है आपके प्राणायाम, आपके फेफड़ों तक भी ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा, आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन सिस्टम, सबको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उसके साथ ही जो बहुत सारे मुहासे हो जाते हैं, बहुत सारे फुंसियां इत्यादि हो जाती हैं, ये भी रक्त की अशुद्धि के कारण ही होता है। तो रक्त का शोधन होगा, कपाल मुख गुहा का शोधन होगा और दांतों की सफाई भी होगी। तो इसका अभ्यास अगर आप करते रहे तो आपको पायरिया की समस्या हो सकता है, आप उसको अवॉइड कर लें। आपको और भी जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड कर लें। तो ये सारी चीजें कपोल शक्ति के रूप में आप देख सकते हैं। इसका अभ्यास क्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों पैर आपस में मिला लिया है, दोनों हाथ भी शरीर के बगल में रख के बिल्कुल शरीर को स्थिर कर लेना है। दोनों अंगूठों से दोनों नासिका रंध्रों को बंद किया और मुख से कौवे की चोंच की भांति एक गहरी सांस लेकर इनहेल किया, वायु को अंदर भरा। बाकी की जो उंगलियां हैं आपस में लगाकर रखेंगे, अंगूठों से नासिका रंध्र को बंद किया, मुख से कौवे की चोंच की भांति इनहेल किया और वक्षस्थल पर ठुड्डी को स्टर्नल नॉच पर लगाकर, कंठकूप पर लगाकर कुछ देर के लिए रोका। हाइपरटेंशन वाले ये अभ्यास न करें, चिकित्सकीय निर्देश में करें, फिर वापस आपको आकर इनहेल कर लेना है। तो इस प्रकार से आपने क्रम देखा। समस्थिति में आए, दोनों पैरों हाथों को मिलाया और दोनों हाथ के अंगूठों से नासिका रंध्रों को बंद किया। बाकी की जो उंगलियां हैं आपस में मिली रहेंगी। फिर इन कौवे की चोंच के भांति, कौवे का चोंच जब बनाएंगे तो जो हवा है एक स्ट्रीम लाइन में जाएगी, एक सीध में जाएगी, एक फ्लो के साथ जाएगी। तो एक जेट बनाकर एक फोर्सफुल इनहेलेशन है। वैसे तो सामान्य रूप से हम नाक से सांस लेते हैं, सामान्य रूप से नाक से ही सांस लेना चाहिए, लेकिन यह एक विशेष पद्धति है, एक विशेष क्रिया है और 5 से 10 बार इसका अभ्यास शुरुआत में बताया जाता है। गर्मियों में इसका अभ्यास ठीक है, सर्दियों में इसका अभ्यास थोड़ा सा बचा के करना चाहिए। और भी जो अलग ऋतु हैं, वसंत ऋतु इत्यादि, उसमें भी सावधानी से इसका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि कफ दोष को ये हो सकता है बढ़ा दे। तो नासिका रंध्रों को बंद करके अंगूठों से बाकी की उंगलियों को आगे फैला लिया, फिर मुख गुहास को एक बकल कैविटी को बना लिया कौवे की चोंच की भांति और इनहेल किया। इस प्रकार से इनहेल किया, फिर गाल को फुलाया, ब्रेथ को रोका और जालंधर बंदर ठुड्डी को कंठकूप से लगाकर आपको 5 से 10 सेकेंड जितना आप रोक सकें। हाइपरटेंशन वाले श्वास को नहीं रोकते हैं, हृदय पर अत्यधिक दबाव आता है। रोका, वापस आए, दोनों अंगूठों को खोल लिया और धीरे से एक्सहेल कर लिया। तो इस प्रकार से कपोल शक्ति विकासक का अभ्यास क्रम देखा है, स्थिति देखी है, विन्यास देखा है, लाभ की चर्चा भी हमने की है कि मुख से जितने भी दुर्गंध हैं वह हटते हैं, कपोलों पर लालिमा आती है। जब ऑक्सीजनेशन होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी वो बढ़ेगी, तो आपके फेस पर एक ग्लो आएगा। जितने भी हठ योग के अभ्यासी हैं, योग के अभ्यासी हैं, आप उनका चेहरा देखेंगे, एक चमकता हुआ चेहरा आपको मिलेगा। उसके बाद ही देखें जो मुहासे हैं, फुंसियां हैं, दांतों की सफाई है, पाइया की समस्या है, इनमें भी आपको ये मदद कर सकता है। लेकिन चिकित्सकीय जितने भी गाइडेंस हैं वो आपको रखने चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कर्ण शक्ति विकासक के लिए। कर्ण शक्ति विकासक, कर्ण क्या है? कर्ण आपके कान हैं, आपके एयर हैं। तो कर्ण की शक्ति, कान की शक्ति को बढ़ाने का जो अभ्यास है वह कर्ण शक्ति विकासक है। अब कानों के बहुत प्रकार के रोग हैं। उन रोगों में जब वो रोग हुआ है तो ये अभ्यास नहीं करना है। ये सामान्य रूप से अगर हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो और ये अभ्यास करते रहोगे तो कर्ण के रोग, कानों के रोग आपको न सताएंगे, ऐसी बात यहाँ पर हम समझ सकते हैं। कोई रोग हो गया हो, कान में सुनाई देने की समस्या हो, सुनाई न देने की समस्या हो, या आपको चक्कर इत्यादि आता हो, तो इस अभ्यास से आपको बचना है, चिकित्सकीय निर्देश लेना है। हाइपरटेंशन वालों को भी अभ्यास चिकित्सकीय निर्देश में ही करना है। तो कर्ण शक्ति के लिए, कानों के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। कान जो आपके कर्ण हैं
वही ऐसी इंद्रिय हैं जो हमेशा एक्टिव रहती हैं। नेत्रों को तो आप बंद कर लेते हैं, स्मेल भी कभी कभी डिएक्टिव ही रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, जब कुछ भी ऐसा स्मेल नहीं है। लेकिन कान ऐसे हैं, आपके कर्ण ऐसे हैं, दे आर फंक्शनल एवरी टाइम। जब आप सो रहे होते हो, जब आप निद्रा की अवस्था में होते हो, तो भी आपके कर्ण एक्टिव रहते हैं। कोई शेर आ गया, कोई अचानक से दौड़ता हुआ आ गया, तो आप उठ जाओगे। नेत्र तो बंद है, दिखना तो बंद हो चुका है, लेकिन कर्ण आपके सर्वाइवल से, आपके जीवनी शक्ति से जुड़े हुए हैं। और कानों का जो प्रयोग है वो मात्र सुनने के लिए नहीं है। इट्स नॉट ओनली फॉर हियरिंग, इट्स ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ बैलेंस। आपके जो शरीर का बैलेंस है, नियंत्रण है, आप गिरते नहीं हैं, वो आपके कानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब अगर आप गोल गोल घूमते हैं तो स्थिर होने के बाद भी आपको कुछ देर तक चक्कर जैसा महसूस होता है, क्योंकि आपका जो इनर ईयर है उसमें कॉक्लिया है, उसमें कुछ फ्लूइड है, उसमें भी एक घुमावट आ जाती है, गति आ जाती है, जिसको स्थिर होने में कुछ समय लगता है। तो कर्ण आपके केवल सुनने की शक्ति से नहीं, आपके शरीर के बैलेंस से भी, आपके सर्वाइवल से भी जुड़े हुए हैं, आपकी लर्निंग से जुड़े हुए हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी से, बुद्धि शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। वेदों को तो हम कहते हैं श्रुति, जिनको सुना गया है। वेदों को देखा नहीं गया है, वेदों को सुना गया है, मंत्रों को सुना गया है, और उन्हीं सुने मंत्रों से बहुत सारे देखे हुए दर्शन आए। तो श्रुति से, स्मृति से दर्शन आए हैं। तो कर्ण की शक्ति को आप यहां पर देख सकते हैं। और जब मंत्र में भी हम भद्रम कर्णे भी, सबसे पहले क्या कहते हैं? भद्रम कर्णे भी सुर्याम देवा। सबसे पहले हम कर्ण की ही बात करते हैं। तो जो सेंस ऑफ हियरिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। तो कर्ण शक्ति को बढ़ाने के लिए, कर्ण शक्ति और आपका जो ईयर सिस्टम है वो सेल्फ क्लीनिंग करता है, अपनी सफाई खुद से करता है। तो ये अगर अभ्यास करेंगे तो उसकी सफाई में भी आपको सहायता मिलेगी। आपको उसको जानबूझकर सफाई नहीं करना, उसमें बहुत बार चोट चपेट लग जाती है। कर्ण शक्ति विकासक के अभ्यास से जो भी वैक्स या जो भी अनावश्यक द्रव्य वहां पर इकट्ठा हैं वो भी धीरे धीरे निकलने लगेंगे। तो कान के जितने भी रोग हैं उसमें ये आपको लाभदायक है। चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय है, और ये अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी जो सुनने की शक्ति है वह 100 साल बनी रहेगी, है ना। ये तो वेदों के ही मंत्र हैं। तो इसकी जो क्रिया पद्धति है वो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेम जो कौवे की चोंच की आकृति बनाकर वायु को अंदर भरना है, फिर जालंधर बंद लगाना है। लेकिन इसमें एक जो हाथों की जो गति है, उंगलियों की जो गति है, उसमें क्या करना है? मुख को बंद करके दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर देना है, अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर देना है। फिर तर्जनी उंगली को नेत्रों पर आराम से रखे, दबाना नहीं है। उसके बाद जो अगली उंगली है उसको नाक के ऊपर आराम से रखना है, तीसरी और चौथी उंगली को ऊपर वाले होठ और नीचे वाले होठ पर। तो इस प्रकार से षटमुखी मुद्रा कह ले, है ना। इस षटमुखी मुद्रा से आपको अपने जो जितनी भी इंद्रियां हैं उनको बंद कर देना है। प्रत्याहार जैसा कुछ ये अभ्यास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जालंधर बंध लगा लेना है, और श्वास प्रश्वास, नेत्र आपके एक प्रकार से बंद ही हो गए। श्वास प्रश्वास तीव्र गति से भस्त्राव लौहकार रेच पूरा ससब भ्रमऊ, भस्त्रा जैसे लोहार की भांति हवा छोड़ती है और लेती है, उसी प्रकार से आपको इनहेल एक्सहेल करना है। हाइपरटेंशन वाले अभ्यास नहीं करेंगे। और भी सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, कोई भी मेजर क्रॉनिक इलनेसेस है, चिकित्सकीय निर्देश मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं। आपको इस सभी बिंदुओं को याद रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस क्रिया पद्धति को देख सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लिया, दोनों हाथ दोनों शरीर के बगल में आ गए, फिर हाथों को उठाया, अंगूठे से कानों को, कर्णों को, कर्णरंध्रों को बंद किया। पहली उंगली नेत्रों के ऊपर आराम से रखना है, उसको दबाना नहीं है, वरना दृष्टि में प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी प्रकार से आगे की उंगली नासिका रंध्र पर, अधोष्ठ, निम्नोष्ठ, फिर ठुड्डी को लगाया, और हाथों को कंधों के समानांतर रखने का ही प्रयास करना है। कुछ देर रुके और वापस आकर कर्णों को खोला और धीरे से नासिका रंध्रों से इनहेल कर दिया। इस प्रकार से अपने कर्ण शक्ति विकासक का अभ्यास सीखा है। आशा करते हैं ये सभी अभ्यास जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इनकी वैज्ञानिकता, इनका जो दर्शन है वो समझ रहे हैं, इसका अभ्यास भी आप करेंगे। और जो भी प्रश्न होगा वो आप हम तक भेज सकते हैं। नमस्कार, हरिओम।